अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 2 स्टार्ट किया था उर्दू पेडागोजी का, जिसका नाम है तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके। इसका अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाके फ़र्स्ट पार्ट देखिए। चलिए इस सबक के हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा तदरीस ज़बान के तरीके, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ज़बान और आमूज़िश से मुतालिक नज़रियात ने ज़बान सीखने के मुख्तलिफ़ तरीके मुरतब किए हैं। इनमें से ज़्यादातर तरीक़ों की तश्कील दूसरी ज़बान सीखने के लिए की गई है। मादरी ज़बान की हुसूली जिस तरह फ़ितरी तौर पर होती है, वैसे ही जमात में इसकी तदरीस भी फ़ितरी माहौल में होती है। लेकिन दीगर ज़बानों के आमूज़िश के लिए माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ़ तरीक़े हाय तदरीस पेश किए हैं, जिसमें से कुछ अहम मंदरजा झील है। यहाँ पर बहुत से माहिर लिसानियात ने कुछ तरीक़े पेश किए हैं, आइए हम उसे एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला है क़वाइद तर्जुमे का तरीका, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा है यहाँ पे बराए रास्त तरीका, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। फिर है तीसरा तरीका समई बहज़बानी तरीका, जिसे ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। अगला है गुफ्तगू का तरीका, इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। फिर है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। फिर है साइलेंस वे। फिर है टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, इसे इंग्लिश में उर्दू में भी वैसा ही बताया गया है। चलिए एक एक करके ये तरीके देखते हैं, जिसमें से हमारा पहला तरीका है क़वाइद तर्जुमे का तरीका, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर क्या बताया गया है इस तरीके में, ये ज़बान सिखाने का एक रिवायती तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। तालिब इल्म को हदफ ज़बान का अदब और क़वाइद पढ़ने और उसूल याद करने के लिए कहा जाता है। फिर पहली ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान में तर्जुमे का काम कराया जाता है। इसमें मौलिम का किरदार अहम होता है। इसी हिदायत के मुताबिक आमोज़गार का काम करता है और मौलिम उसे बाज़ रसी मीन्स फ़ीडबैक फराहम करता है। इसमें तर्जुमे की मदद से दूसरी ज़बान सिखाई जाती है, जिससे महज आमोज़गार की लुग़ात पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही परवान चढ़ती है। बोलने की सलाहियत दबी रह जाती है। अंदाज़ कद्र का काम भी तहरीरी तौर पर और क़वाइद के उसूल के इतलाक़ पर मुबनी होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हमें कोई नई ज़बान बच्चों को सिखानी है तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश सिखानी है तो हमें दूसरी ज़बान की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि मादरी ज़बान। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश को किसी ग्रामर या कोई भी चीज़ इंग्लिश का एक टॉपिक सिखाना है तो हमें उसका तर्जुमा करके पहले मादरी ज़बान में हमें बच्चों को बताना होगा, ताकि उनकी समझ में आ सके। और यहाँ पर जो मौलिम होता है ना, इसका बहुत ही अहम किरदार होता है, क्योंकि जो मौलिम होता है उसके वे हिदायत के मुताबिक ही तालिबे इल्म काम करता है, और जो मौलिम होता है उसे फ़ीडबैक फराहम करता है। अब इसकी मदद से ऐसा होता है कि जो हम दूसरी ज़बान है वो धीरे धीरे बच्चों को सिखाते हैं। अब इसमें यह होता है कि जो बच्चों की कुछ सलाहियतें इस तरीके से परवान चढ़ती है, जैसे कि लुग़ात पढ़ने और लिखने की सलाहियत। ये लुग़त यानी डिक्शनरी में बच्चे अल्फाज के मायने देखते हैं और पढ़ना लिखना जैसी सलाहियतें यहाँ पर परवान चढ़ती है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो बोलने की सलाहियत है वो दबी रह जाती है, यानी कि बच्चा जो अपने तौर से बोलता है, यहाँ पे बोलने की सलाहियत को परवान नहीं चढ़ाया जाता, बस यहाँ पे लिखने पढ़ने और लुग़त जैसी सलाहियतें परवान चढ़ती है। इसके बाद यहाँ ये भी बताया गया है कि जो अंदाज़ा कद्र का काम है वो तहरीरी तौर पर और क़वाइद के उसूलों को इतलाक़ पर मुबनी होता है, यानी कि क़वाइद के उसूल और जो तहरीरी काम होते हैं वो हमारे इतलाक़ पर मुबनी होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक के ये जो हमारा पहला तरीका है वो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो इस तरह से है। दूसरा तरीका है हमारा रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड, यानी इस यहाँ पर डायरेक्टली सीधा सिखाया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है रास्त तरीका है, डायरेक्ट मेथड।
इस तरीके के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती और आमोज़गार को सीधे ही ज़बान सिखाई जाती है। हदफ ज़बान में ही गुफ्तगू की जाती है। हकीकी पस मंज़र में ज़बान दुआम का इस्तेमाल कराया जाता है और मश्क कराई जाती है। जैसे बच्चे को किताब दिखाकर कहना, दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ विंडो। इस तरह आमोज़गार रास्त तरीके से ज़बान सीखते हैं। अब यहाँ पे ये बताई जा रही है कि इस तरीके में दूसरी ज़बान की मदद ना लेते हुए डायरेक्टली ज़बान को सिखाया जाता है। मीन्स के पहले तरीके में हम अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हम अपनी मादरी ज़बान की मदद से इंग्लिश को सिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मेथड रास्त तरीके में ये बताया जा रहा है कि किसी भी दूसरी ज़बान की मदद ना लेते हुए डायरेक्टली हम बच्चों को सिखाते हैं। जो भी मेन टॉपिक है, इंग्लिश का बोलो मराठी का बोलो, जो भी मेन टॉपिक है उसे समझाया जाता है और उसकी मश्क कराई जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है डायरेक्टली किताब बताकर कि दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ विंडो। इस तरह से ये बताया जाता है उन्हें और बच्चों को सिखाया जाता है। इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो रास्त तरीके से मीन्स के डायरेक्ट मेथड से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ठोस चीज़ें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है उनके लिए तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। मुजर्रिद तस्वुरात को सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव्स है यानी कि ठोस चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उनको तो इस तरीके से सिखाया जा सकता है। लेकिन जो मुजर्रिद तस्वुरात होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें इस तरीके से सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें हकीकी हालात में बच्चे के सामने नहीं रखा जा सकता। ये किरदारियत बिहेवियरिज्म के एसोसिएशन के नज़रिए पर मुबनी मौलिम मरकूज़ तरीका है। क़वाइद के मुकाबले ज़ख़ीरे अल्फाज और बोलने की सलाहियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। अंदाज़े क़द्र का काम ज़बान के इस्तेमाल पर मुबनी होता है जिसे उमूमन बोल कर जांचा जाता है। यहाँ पर जो ये बताया गया है कि जो मुजर्रिद तस्वुरात है तो उन्हें हम हकीकी तौर पर बच्चों के सामने नहीं ला सकते। जैसे कि हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बच्चों को हम दिखा सकते हैं, उनको महसूस करवा सकते हैं, लेकिन जो मुजर्रिद तस्वुरात हैं उन्हें महसूस किया जाता है, उन्हें बच्चों के सामने हम हकीकी तौर पर नहीं ला सकते। और ये जो बिहेवियरिज्म है इसका नज़रिया मौलिम मरकूज़ तरीके पर मुबनी है। ये याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो किरदारियत के एसोसिएशन के नज़रिया है ये मौलिम मरकूज़ तरीके पर मुबनी होता है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर क़वाइद के मुकाबले में ज़ख़ीरे अल्फाज और बोलने की सलाहियत पर ज़ोर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ज़ख़ीरे अल्फाज के साथ साथ बोलने की सलाहियत भी परवान चढ़ती है। और यहाँ पे अंदाज़ा क़द्र का काम ज़बान के इस्तेमाल पर मुबनी होता है जिसे हम उमूमन बोल कर जांच सकते हैं। यानी कि अगर हमें ज़बान का इस्तेमाल या ज़बान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ये अगर जांचना है तो बच्चों की जो बोल चाल है उसके ज़रिए हम ये जांच सकते हैं। उम्मीद है ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ जिसका नाम है समई बहज़बानी तरीका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑडियो लिंग्वल मेथड। इस तरीके के तहत बातचीत और मकालमों के ज़रिए ज़बान सिखाई जाती है। आमोज़गार मौलिम की हिदायत के मुताबिक मश्क करता है और आदत पैदा करता है। इसमें तरसील के लिए आमोज़गार में आदत पैदा की जाती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बातचीत और मकालमों के ज़रिए यहाँ पर ज़बान सिखाई जाती है और जैसा मौलिम कहता है वैसे ही यहाँ पर तलबा मश्क करते हैं और मश्क करते करते उनमें आदत पैदा की जाती है। इसमें तरसील के लिए आमोज़गार में आदत पैदा की जाती है, यानी कि बातचीत के लिए जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें इस तरह की बोलचाल की बातचीत के ज़रिए ज़बान की जो आदतें हैं वो पैदा की जाती है। सहल से पेचीदा तरतीब पर अमल किया जाता है। ज़बान की साख्त स्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता है।
मीन्स کہ آسان سے مشکل کی طرف ترتیب دیا جاتا ہے اس عمل کو، اور جو زبان کا اسٹرکچر یا ساخت ہوتی ہے اس پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں چاروں قسم کی مہارتیں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا فروغ پاتی ہے۔ جیسے 4 قسم کی مہارتیں ہمیں پتہ ہے، تو یہاں پر اس سمعی بیزبانی طریقے میں چاروں بھی مہارتیں، چاروں بھی صلاحیتیں فروغ پاتی ہے: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس کے بعد زبان اول کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تاکہ دوسری زبان کے سیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب یہاں پہ جو زبان اول ہوتی ہے، جسے ہم مادری زبان بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو کہ دوسری زبان کے سیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے، اور انہیں حوصلہ دے کر اس کے استعمال سے دوسری زبان بھی سکھائی جا سکتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہے: گفتگو کا طریقہ۔ زبان سیکھنے کا یہ طریقہ کافی کارگر مانا جاتا ہے۔ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ جیسے سن کر ہم نے زبان اول سیکھے ہے، ویسے ہی ہم دوسری زبان بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مادری زبان کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ جس زبان کو ہم سن کر سیکھتے ہیں زبان اول سے مراد یہاں پر ہے مادری زبان، تو ویسے ہی ہم دوسری زبان بھی سیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دوسری زبان کو بھی ہم سن کر مشق کر کے سیکھ سکتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے بات چیت کر کے بھی ہم اسے سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں زبان سیکھنے کا آغاز دوسری زبان میں گفتگو کر کے کیا جاتا ہے۔ معلم اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتا ہے۔ وہ بات چیت کے موضوع کا تعین کرتا ہے۔ سماجی پس منظر میں زبان کی نشو و نما فروغ پاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ معلم یہاں پر ایک فیسیلیٹیٹر کا کام کرتا ہے، جو کہ ایک موضوع دیتا ہے اور اس موضوع پر وہ بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے، جو کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کی جاتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ سماجی پس منظر میں زبان نشو و نما پاتی ہے، اور اسی بات چیت کے ذریعے اسی موضوع سے جو زبان ہوتی ہے وہ نشو و نما پاتی ہے۔ اس میں اندازے قدر کا مقصد روانی اور درستگی کی جانچ کرنا ہوتا ہے۔ غلطی اگر بات چیت میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو تو اس طریقے میں اصلاح پر بھی کوئی زور نہیں دیا جاتا۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اندازے قدر کا مقصد روانی یعنی فلوئنسی اور درستگی کی جانچ کرنا ہے۔ یہاں پر اب روانی اور درستگی کی جانچ تو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر اگر بچے بات چیت میں غلطیاں نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر اصلاح پر بھی زور نہیں دیا جاتا، کیونکہ جب بچے غلطیاں ہی نہیں کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے کی جائیں گی؟ اسی لیے جب غلطیاں ہوں گی تب اصلاح کی جائیں گی، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو ہے ہمارا پوائنٹ وہ اس طرح سے ہے کہ کمیونٹی لینگویج لرننگ۔ اس میں معلم کا رول ایک مشیر کا ہوتا ہے۔ آموزگار پر زبان سیکھنے کی اور خود مختاری کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ تحفظ، اظہار خیال، تفریق، احتجاج جیسے موضوعات کو طالب علم زبان اول میں فراہم کرتا ہے، جیسے معلم زبان دوم یا حذف زبان میں فراہم کرتا ہے۔ زبان اول کا استعمال دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے۔ آموزگار خود طے کرتے ہیں کہ انہیں کیا سیکھنا ہے اور اندازے قدر بھی خود کرتے ہیں۔ زبان کی اصلاح ماڈلنگ سے کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جو معلم ہے اس کا رول ایک مؤثر کا ہوتا ہے، یعنی کہ فیسیلیٹیٹر جسے کہا جا سکتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں زبان جو سیکھتے ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، خود مختاری سے سیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو انہیں موضوعات فراہم کیے جاتے ہیں جیسے کہ تحفظ، اظہار خیال، تفریق، احتجاج جیسے انہیں موضوع طالب علموں کو زبان اول میں فراہم کیے جاتے ہیں، پھر دوم میں معلم فراہم کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ زبان اول یعنی مادری زبان کا استعمال کم ہوتا جاتا ہے، اور جو طالب علم ہوتے ہیں وہ خود طے کرتے ہیں کہ انہیں کیا سیکھنا ہے، اور اس کا اندازہ بھی وہ خود ہی کرتے ہیں، جس سے زبان کی اصلاح ماڈلنگ سے کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ ہوا کمیونٹی لینگویج لرننگ۔
آگے بڑھتے ہیں سائلنٹ وے، یعنی کہ اسے اس طرح بھی کہا جاتا ہے خاموشی کا راستہ، اگر ہم نے ٹرانسلیٹ کیے تو سائلنٹ وے۔ یہ آموزگار مرکوز طریقہ ہے، آموزگار مرکوز طریقہ یعنی چائلڈ سینٹرک میتھڈ یا طریقہ۔ اس میں معلم کا رول ایک معاون اور وسیلے کا ہوتا ہے جو آموزگار کی تشفی کا کام کرتا ہے۔ آموزگار کے ہدف زبان کی ساخت کی کھوج بین کے لیے رہنمائی کی جاتی ہے، صحیح تلفظ پر زور دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ معلم ایک معاون اور وسیلے کا ہوتا ہے جو آموزگار کی ضرورت کی تشفی کا کام کرتا ہے۔ مینس کہ یہاں پہ اگر کہا جائے تو معلم ایک فیسیلیٹیٹر کا کام کرتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ زبان کی ساخت کی کھوج بین کے لیے ان کی رہنمائی جو معلم ہے وہ کرتا ہے، اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ صحیح تلفظ پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اس میں معلم متحرک لیکن خاموش رہتا ہے، اور زیادہ تر آموزگاروں کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ مثبت احساس اور تعاون کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، پہلے زبان دانی پھر تحریر کی شروعات کرائی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو معلم ہوتا ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، لیکن ایکٹیو رہنے کے ساتھ ساتھ وہ خاموش رہتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت ایکٹیویٹیز پر وہ دھیان دیتا ہے، اور صحیح کام کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ یہاں پر پہلے یہاں پر زبانی سکھایا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے تحریر کی شروعات کی جاتی ہے۔ انداز قدر مسلسل مشاہدے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، غلطیوں کی اصلاح آموزگار از خود اور ساتھیوں کی مدد سے کرتا ہے۔ یہاں پر مشاہدہ یعنی کہ آبزرویشن کیا جاتا ہے، اور پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ گروپ میں کام کرنے والے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ خود ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سائلنٹ وے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو طریقہ ہے وہ ہے ٹوٹل فزیکل رسپانس۔ یہ ہمارا اگلا میتھڈ ہے ٹوٹل فزیکل رسپانس۔ اس طریقے کے لیے معلم پہلے حذف زبان کا ماڈل پیش کر کے تفہیم پیدا کرتا ہے۔ معلم کی باتوں کا جواب طلبہ پہلے غیر لفظی طور پر پھر لفظی طور پر دیتے ہیں۔ دیگر مہارتوں کے مقابلے بولنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، قواعد اور ذخیرہ الفاظ پر بھی یہاں زور دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس طریقے میں کیا کیا جاتا ہے کہ زبان کا جو سکھانا ہوتا ہے معلم کو، وہ ماڈل کے ذریعے پہلے وہ بچوں کو سمجھاتا ہے، ان کے انڈرسٹینڈنگ کرواتا ہے، اور پھر بچوں سے غیر لفظی طور پر یا پھر لفظی طور پر ان کا رسپانس لیتا ہے۔ یہاں پر بولنے کی مہارت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ قواعد اور ذخیرہ الفاظ پر بھی زور دیا گیا ہے اس طریقے میں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ مندرجہ بالا تمام طریقوں کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہے۔ یہ تو ہے ہی کہ جس کا فائدہ ہوتا ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، جس کی خوبیاں ہوتی ہے اس کی خامیاں تو ہوتی ہی ہے۔ ان تمام طریقوں کا ارتقاء خاص تاریخی پس منظر میں مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوا تھا۔ ترجمے کا طریقہ نو آبادیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا اور فروغ پایا۔ اس طریقے نے دوسری زبانوں کے ادبی پہلو کو سمجھنے میں مدد کی۔ ہندوستان میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا، جہاں مختلف علوم کی کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ انگریز افسران کو اردو سکھانا اس کالج کا اہم مقصد تھا۔ یہاں پر جیسے ہم نے بتایا کہ ان اوپر جتنے بھی ہم نے 7 طریقے دیکھے تو ان کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی بتائی گئی ہے، اور پہلے زمانے میں جو ضرورتیں پیدا ہوتی تھی ان ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طریقے قائم کیے گئے، وجود میں آئے۔ جیسے اگر فرض کرو کہ جو ترجمے کا طریقہ ہے وہ دوسری زبانوں کو یعنی کہ انگریزی افسران کو سکھانے کے لیے اس طریقے کا وجود یا اس طریقے کو عمل میں لایا گیا، اور اس طریقے کا اہم مقصد ہی جو انگریز افسران نے ان کو اردو سکھانا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کے ماحول میں اس طریقے کا استعمال کرنے سے قبل اس میں کئی اصلاح کرنی ہوں گی۔ اس میں آڈیو، لنگول اور گفتگو کے طریقے کو شامل کرنا ہوگا تاکہ بولنے یعنی اظہار کا پہلو چھوٹ نہ جائے۔
टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स और साइलेंट वे जैसे तरीके भी मखसूस ज़रूरत के लिए बने थे, लेकिन ये ज़बान सीखने के इब्तदाई मरहले में बहुत माविन साबित होते हैं और सीखने वाले की झिझक दूर करने में मदद करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो हम तर्जुमे का तरीका इस्तेमाल करते हैं उनमें हमें ऑडियो लिंग्वल और गुफ्तगू के तरीके का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो बोलने की महारत है वो पीछे ना छूट जाए। साथ ही साथ जो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का तरीका और साइलेंट वे है, इन तरीक़ों की भी यहाँ पर खुसूसियत बताई गई है जो कि ज़बान सीखने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। आगे बढ़ते हैं। हर मौलिम नफ्सियाती, समाजी, ज़बानी और जमात के माहौल और तनू के मुताबिक ज़बान की तदरीस का अपना एक अलग तरीका तैयार कर लेता है, लेकिन उन तमाम उमूर में मंदरजिल नुकात को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अब जो मौलिम होता है वो अपने तरीके से मीन्स के कुछ मौलिम ऐसे होते हैं जो अपने तौर से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ सके। अगर ये तरीक़ों से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो अपने तरीके इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन इनमें बहुत से नुकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, जिसमें पहला पॉइंट है बच्चा की कोई कोरी स्लेट नहीं है, उसे तदरीस व आमोज़िश अमल का मरकज़ होना चाहिए। तमाम मंसूबों की तश्कील उसकी ज़रूरियात और सलाहियत के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले ये माना जाता था कि बच्चा कोरी स्लेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, उसे तदरीस और आमोज़िश के अमल में मरकज़ होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन दी जानी चाहिए। उसकी ज़रूरियात, उसकी सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो किस लेवल का बच्चा है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी तदरीस और आमोज़िश का अमल करना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा यहाँ पर नुक्ता है वो इस तरह से है कि मौलिम आमोज़गारों के नित नए मज़बत रवैये इख्तियार करें। तलबा में मज़हब, ज़ात, रंग, जिन्स और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज़ ना करें। इससे बच्चे आमोज़िश अमल में खुद एतमादी से हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि मौलिम को जो तलबा होते हैं उनके साथ मज़बत और अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए, और साथ ही साथ जो बच्चों के मज़हब, ज़ात पात, रंग, नस्ल वगैरह की बुनियाद पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक जैसा समझना चाहिए। जिससे ये होगा कि जो बच्चों की आमोज़िश का अमल है वो खुलकर खुद एतमादी से सामने आएगा, बच्चे उसमें हिस्सा लेंगे और इस तरह से बच्चों की ज़बान की आमोज़िश परवान चढ़ेगी। अगला पॉइंट इस तरह से है, मवाद मज़मून दिलचस्प और चैलेंज से पूर्ण होना चाहिए। मवाद मज़मून तलबा में इज्तिमाई आमोज़िश और ताउन का फ़रोग़ देने वाला होना चाहिए। अब यहाँ इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो मज़मून है, जो मवाद मज़मून है, जो सिखाया जाने वाला है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, जिससे बच्चों की जो इज्तिमाई आमोज़िश है वो परवान चढ़ेंगी, फ़रोग़ पाएंगी। अगला पॉइंट है, मौलिम को जमात में मौजूद कसरुल लिसानियत को रुकावट की बजाय एक असासे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तलबा को मुख्तलिफ लिसानी मंज़रों से मुतारुफ़ होने का मौका मिलेगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग इलाक़ों से आते हैं, बहुत सी ज़बानें जानते हैं, तो उन्हें उन ज़बानों को रुकावट ना समझते हुए उन्हें बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, बुनियाद बनाना चाहिए, और उन्हें अलग अलग जो टॉपिक है उनसे उनका मुतारुफ़ करवाना चाहिए और उनकी मुख्तलिफ सलाहियतों को परवान चढ़ाना चाहिए। अगला जो है पॉइंट है, अंदाज़े क़द्र तदरीस आमोज़िश अमल का ही एक हिस्सा होना चाहिए। तलबा में इम्तिहान का डर दूर होना चाहिए। अंदाज़े क़द्र तदरीस यानी कि टीचिंग स्टाइल आमोज़िश अमल का ही एक हिस्सा होना चाहिए। यहाँ ये बताया जा रहा है जो टीचिंग स्टाइल है वो सीखने के अमल का भी ही एक हिस्सा होना चाहिए, जिससे ये होना चाहिए कि जो तलबा है उनका इम्तिहान का डर
دور ہونا چاہیے، یعنی کہ ان طریقوں کا استعمال کر کے طلبہ کو اس طرح سے تیار کیا جائے، ان کی پریشانیوں اور جو بھی چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ان کو سمجھا کر امتحان کے ڈر کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہاں پر ہمارا دوسرا سبق بھی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہلا جو پارٹ ہے وہ نہیں دیکھے ہوں گے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی ہوئے ہے، وہاں سے آپ اس کا پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن پر پریس کیجیے تاکہ آپ کو وقت پر نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں معروضی سوالات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔